हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं ग्रेड 2 का, ताकि अपकमिंग जितनी भी आपकी एग्ज़ाम है, जितनी भी टीईटी एग्ज़ाम्स के लिए आप फाइट कर रहे हैं, उन सभी में आपको एक पैटर्न पता रहे कि किस तरीके से और कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम लोग MPPEB में जो 7 मार्च 2019 को 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट है, उसमें पूछे गए पेपर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका अल्बर्ट बांडुरा का है। अल्बर्ट बांडुरा व्यक्तित्व के किस परिक्षेप्य के प्रस्तावक थे? मतलब अल्बर्ट बांडुरा जो है, उन्होंने किस चीज़ का प्रस्ताव दिया या फिर वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? क्या वो एज अ मानववादी के रूप में जाने जाते हैं? क्या उन्हें एज अ व्यवहारवादियों के रूप में जाना जाता है? क्या उन्हें मनोविश्लेषणवादियों के रूप में जाना जाता है या फिर उन्हें सामाजिक संज्ञानात्मक के रूप में जाना जाता है? तो देखो, एक ही आंसर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इन्हें हम लोग सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतक के रूप में जानते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि अगर अपन से व्यवहारवादी पूछते तो हमें पता है थॉर्नडाइक है, पावलोव है, ये सारे हमारे व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट के अंदर आते हैं। तो इसी तरीके से सामाजिक संज्ञानात्मक के प्रोपोनेंट कौन हो गए? सोशल कॉग्निटिव सामाजिक संज्ञानात्मक के प्रोपोनेंट हो गए हमारे अल्बर्ट बांडुरा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्यतः क्या होते हैं? हम लोग ह्यूमन में डिफरेंस देखते हैं, मतलब उनके अंदर जो डिफरेंस आपको दिखाई देता है, क्या वो आनुवांशिकता का रिजल्ट होता है? क्या जेनेटिक ये चीज़ कहलाती है? क्या ये कल्चरल होता है? क्या ये आर्टिफिशियल होता है? या फिर वंशानुक्रम के माध्यम से आप इस डिफरेंस को समझ सकते हो? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा सांस्कृतिक, कल्चरल। ये डिफरेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान के द्वारा बनाए गए सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर उनमें जो है जाति, रंग, भेदभाव, इस तरीके की विचार भावनाएं मानव के द्वारा डाली जाती है। तो इनके बीच में आप सांस्कृतिक डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हो। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा कि विभिन्न मानव समूहों के बीच में देखे जाने वाले अंतर सामान्यतः सांस्कृतिक होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जिसे अभी तक होमवर्क क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, जो वीडियो देख रहा है लेकिन फिर भी उन्हें होमवर्क क्वेश्चन नहीं मिल रहा है? क्योंकि कल रात को, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कल नाइट में ही सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर सेंड कर दिया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है वो एक बार इस नंबर पर मैसेज जरूर करें। 8770803840 पर आपको मैसेज करना है। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपका नंबर ऐड करवा दूंगी। फिर आपको डेली यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन मिलने लगेगा। होमवर्क क्वेश्चन मिलने से क्या होता है, आपकी लिंक बनी रहती है। होमवर्क क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग पैटर्न का रहता है, जिसमें आपको थोड़ा सोचने समझने की आवश्यकता होती है, ताकि आप थोड़ा खुद से उसके ऊपर सोचें और फिर हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज के भी होमवर्क क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर यदि हम लोग मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलना चाहता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है। मतलब यदि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तक होगी, मतलब कि समावेशी शिक्षा सफल हो गई है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षण सामग्री होगी, मतलब कि समावेशी शिक्षा सफल हो गई है। सामुदायिक समर्थन हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल गया, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर आकर सक्सेसफुल हो गई है। या फिर शिक्षकों के बीच में अतिरिक्त बदलाव होगा, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा यहाँ पर सफल हो गई है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी लिया हम लोगों ने? शिक्षकों के बीच में अतिरिक्त बदलाव, क्योंकि एक नॉर्मल टीचर जो होता है, एक नॉर्मल शिक्षक होता है, उसकी नॉर्मल यदि हम ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, मानव विचारों की बात करें, तो वो चाहता है कि सब कुछ लाइफ में उसका सब कुछ नॉर्मल चले, कोई भी कार्य में उसको अधिक मेहनत ना करने पड़े, बच्चे बिल्कुल सामान्य हो, ताकि टीचर अच्छे से क्लास में जाए, पढ़ा सके, वापस घर आ जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर देना होगा। आपको नॉर्मल एक्टिविटी से अदर एक्टिविटी उनको करवानी होगी, अदर उनके लिए आप बोल सकते हैं अदर क्लासेस आप उनके लिए रख सकते हैं। उन्हें समझने में समस्या आ रही है तो आपको यहाँ पर डायग्नोसिस करना होगा, रिमिडल टीचिंग करवानी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षकों के बीच में अतिरिक्त बदलाव की आवश्यकता है। यदि ये बदलाव संपन्न हो पाता है तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ भाई, समावेशी शिक्षा जो है वो सक्सेसफुली हमारे देश के अंदर अप्लाई हो चुकी है। तो समझ में आई ये वाली चीज़? आंसर थोड़े से मतलब घुमा फिरा के पूछने का पर्पस यही है कि हम लोग क्या उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उसके पॉइंट की गहराई तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं क्या, ये चीज़ें बस यहाँ पर मैटर करती है।
अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, बहुत ही सही क्वेश्चन। कोहेलबर्ग और उनके सहयोगियों का मानना है कि नैतिक विकास में अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है। तो कोहेलबर्ग की थ्योरी की यहाँ पर बात हो रही है। तो कोहेलबर्ग की कितनी अवस्थाएं, कोहेलबर्ग और उनके सहयोगी ने क्या माना है कि नैतिक विकास में उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 6 अवस्थाओं को 3 प्रमुख भागों में उनके द्वारा विभाजित किया गया है। टोटल कितनी अवस्थाएं? 6, और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। और आई थिंक आज हम लोगों को कोहेलबर्ग की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रीवियस सेशन में ही हमने पूरा कोहेलबर्ग की थ्योरी का, कोहेलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है उसको पूरा ही यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर भी यदि आप कोहेलबर्ग की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग कोहेलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कोहेलबर्ग की थ्योरी से हार्डली 10 क्वेश्चन बनते, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोहेलबर्ग की थ्योरी से नहीं बनते। यदि आप जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे की थ्योरी से 100 क्वेश्चन प्लस मोर देन 100 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो कोहेलबर्ग का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस थोड़े बहुत पूछे जाते हैं कि यदि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो बाल्यावस्था वाला बच्चा कैसे आंसर करेगा, किशोरावस्था वाला बच्चा है तो उसका रिप्लाई यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इनकी स्टोरी यही बताती है कि किस स्तर पर, किस नैतिकता के किस स्तर पर किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। यही कोहेलबर्ग ने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो होगा तो हम लोग कभी उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। उसके क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस जो अभी हमारे नेक्स्ट अपकमिंग 2 और 3 डेज होंगे उसके अंदर हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया कि कितनी अवस्थाएं होती है? 6 अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तर में, मतलब 3 लेवल में डिवाइड किया। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है। याद रखने वाली चीज़ कैसे कि कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखो यहाँ पर कितनी अवस्थाएं, 6 स्टेजेस हैं और लेवल कितने हैं? 3 है। लेवल मतलब कि एक लेवल में 2 स्टेज, दूसरे लेवल में 2 स्टेज, तीसरे लेवल में हमारी फिर 2 स्टेज। तो लेवल 3 हो गए, मतलब कि स्तर 3 हो गए, और अवस्थाएं कितनी हो गई? अवस्थाएं ज़्यादा होगी। तो लेवल और अवस्थाओं, मतलब कि स्तर और अवस्थाओं में हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बता ही देती हूँ मैं एक बार आपको। इसी तरीके से कोहेलबर्ग का भी बनता है 1 2 3 4 5, एक और होता है, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरीके से पूरा त्रिभुज इस फॉर्म में यदि आप चित्र के माध्यम से चीज़ों को सीखते हो ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। मैं आप सभी को पिक्चर शेयर कर दूंगी ताकि आपको ये वाली चीज़ याद रहे। अच्छा, तो अभी हमने क्या सीखा कि कितने स्टेजेस होती है? 6 स्टेजेस होती है। लेवल कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं। ये आपका पहला लेवल होता है, ये आपका दूसरा लेवल होता है और ये आपका तीसरा लेवल होता है। पहले लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक काम कर रही हूँ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ ताकि क्या रहे, जो स्टूडेंट इंग्लिश में याद करते हैं उनको भी यहाँ पर आसानी होगी। ये जो पहला लेवल है आपका, इसे यहाँ पर बोला जाता है हमारा प्री कन्वेंशनल स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, लास्ट के जो 2 लेवल आप देख पाओगे, एक सेकेंड, लास्ट के जो 2 लेवल, एक काम करते हैं इसको फिर से बना लेते हैं ताकि सब कुछ चीज़ें एक ही बार में और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल कितनी होती है? 6 अवस्थाएं होती है। तो 6 अवस्थाएं हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 6 अवस्थाएं बनानी है और लेवल कितने बनाने हैं? लेवल हमको यहाँ पर 3 बनाने हैं। ठीक है, तो 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? लेवल आप यहाँ पर याद रख सकते हो। लेवल में सबसे पहले आ जाएगा हमारा पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, लेवल में सबसे पहले कौन सा आ गया? पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा लेवल कौन सा हो गया? हमारा दूसरा परंपरागत स्तर हो गया, और तीसरा क्या हो गया? उत्तर परंपरागत स्तर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल कौन सा हो जाएगा? अभी अपन ने देखा सबसे पहला जो लेवल हो जाएगा हमारा पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। फिर ये 2 हमारा परंपरागत स्तर कन्वेंशनल स्टेज कहलाती है, और ये जो तीसरा और सबसे अपर लेवल होता है इसको उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्तर बोला जाता है। ठीक है, लेवल आप स्टेज गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 स्टेज 3 लेवल, 6 स्टेज 3 लेवल, 6 अवस्थाएं 3 स्तर। क्योंकि मेनली कंफ्यूजन यही होगा कि लेवल कितने हैं, हमारी स्टेजेस कितनी है। अच्छा, सबसे पहले बच्चे का जन्म यहाँ से होता है। हम लोग अब्राहम मास्लो का पढ़ लो, एरिक एरिक्सन का पढ़ लो, तो यहीं से हम लोग जन्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले के 2 लेवल पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा जो है बड़ों की बात मानता है। तो ये जो पहली स्टेज आप देख पा रहे हो,
ये जो पहली स्टेज अब जिस पर मैंने रेड मार्क अभी किया है, ये आपकी आज्ञा और दंड की अवस्था कहलाती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, ऑर्डर पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट इसको बोला जाता है। फिर यहाँ पर थोड़ी ईगो सेंट्रिक स्टेज आती है जिसको अहंकार की अवस्था बोला जाता है। फिर हमारा ये लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा जो पूर्व परंपरागत स्तर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं परंपरागत स्तर की, कन्वेंशनल स्टेज की, जिसमें सबसे पहले आता है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, जहाँ पर बच्चा चाहता है कि हर कोई इंसान उसकी प्रशंसा करे। यदि वो अच्छा कार्य करता है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि टीचर वगैरह जो गए, पेरेंट्स वगैरह, नेबर्स हो गए, वो उसकी प्रशंसा करे, ठीक है। फिर वो समाज के प्रति थोड़ी रिस्पेक्ट, सम्मान की अवस्था आ जाती है, सम्मान चाहता है, ठीक है। यहाँ पर उसकी बाल्यावस्था कंप्लीट होने लग जाएगी। अब जब हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, अब बच्चा जो है समाज से समझौते करना स्टार्ट कर देता है। इसको बोला जाता है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बच्चा जो है समाज के रीति रिवाज, कोई भी रूल्स वगैरह हो गए तो उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाता है। क्योंकि आपने वो एक कहानी देखी होगी कोहेलबर्ग की, जहाँ पर बच्चा जो है जहाँ पर बच्चे से पूछा जाता है कि उस हस्बैंड ने दवाई चुराई थी तो क्या उसका करना सही था, तो जो एडोलसेंस वाला बच्चा जो है, किशोरावस्था वाला जो बच्चा है, वो क्या बोलता है कि हाँ चुरा लेनी थी। क्यों चुरा लेनी थी? क्योंकि किसी की जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती, मतलब उसमें एक नैतिकता, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज आ चुकी है। लेकिन बाल्यावस्था में ये वैल्यू एब्सेंस है और हमारी पूर्व जो स्टेज आती है, शैशवावस्था वाली जो बच्चे होते हैं, इनमें भी ये वैल्यू एब्सेंस होती है। ये कब आती है? उत्तर जो स्टेज है हमारा, उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है, इसमें ये मॉरल वैल्यूज बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर एक और लास्ट स्टेज बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या फिर इंट्रैक्शन स्टेज, या फिर इसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो है पूरी तरीके से समाज से, हर एक चीज़ से यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। इसको हम लोग एक विवेक की अवस्था भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे के अंदर विवेक का निर्माण होने लग जाता है, उसे सही गलत क्या है सब चीज़ें यहाँ पर आकर समझ आने लग जाती है। और हर एक कार्य को करने में वो अपने माइंड का प्रयोग करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और वो ये चीज़ सोचता है मेरे इस कार्य से सामने वाले को क्या नुकसान होगा, उसको क्या हानि हो सकती है, मैं किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाऊँ। तो इस तरीके से कोहेलबर्ग ने 3 अपने लेवल बताए थे और 3 लेवल को उन्होंने 6 स्टेजेस में डिवाइड यहाँ पर किया था। अब अपन क्या करेंगे, एक पेपर में हम लोग इसी तरीके के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उस टाइम हम लोग इस थ्योरी को थोड़ा और डीप में जाकर पढ़ लेंगे। आई थिंक अभी इनफ सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था 3 अवस्थाओं को, मतलब 6 अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तर, 3 प्रमुख लेवल में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, विकास कभी भी रुकता नहीं है। तो हाँ, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये किस सिद्धांत पर जोर देता है? ये कंटिन्यूटी, निरंतरता पर जोर देता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आपको याद होगा तो हमने एक हिमाचल प्रदेश का जो एक एग्जाम का एक पेपर बहुत पहले कभी लगाया था, तो उसमें ये एक क्वेश्चन थोड़ा कंडीशन टाइप का पूछा हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक पेड़ जो है वो हमेशा वृद्धि करता है, अंकुरण से लेकर बहुत लंबे समय तक वो वृद्धि करता है। तो वो विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? मतलब पेड़ों का बढ़ना विकास का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो पेड़ों का बढ़ना, पेड़ तो निरंतर बढ़ते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सर्दी में नहीं बढ़ रहा है, गर्मी में बढ़ गया, फिर बारिश में उसकी वृद्धि रुक गई, ऐसा नहीं होता। उनके अंदर निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो पेड़ों का बढ़ना आपका कौन सा सिद्धांत बढ़ा रहा है, मतलब बता रहा है पेड़ पौधों का बढ़ना, वृक्षों का बड़े होना हमारा कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत बता रहा है। विकास कभी रुकता नहीं है, ये भी एक प्रकार का कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ पर तो बेसिक सा पूछ लिया, लेकिन घुमा फिरा कर भी पूछे, बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कभी ना रुकने वाली चीज़ कंटिन्यूटी को शो करती है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अच्छे से समझेंगे पहले अपन इसको। कार संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार, देखो, कार संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखना, मतलब आप बहुत सारे काम करते हो, उन सब चीज़ों को आप याद रखते हो। कई बार आपको इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है और विभिन्न कार्यों तथा संचालन के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मतलब अभ्यास की यहाँ पर बात हो रही है। मानवीय अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क में संबंध मजबूत या कमजोर होते हैं। यह थॉर्नडाइक जो है कौन सा नियम आपको यहाँ पर शो करता है? आप चाहें तो क्वेश्चन को एक बार खुद से सेल्फ पढ़ने का ट्राई करो। मतलब आप इतने सारे काम कर रहे हो जहाँ पर आपको बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती, क्योंकि आप चीज़ों को भूल जाते हो थोड़े थोड़े। जैसे कि हमने संगीत सीखा, हमने बहुत टाइम तक उसकी लय वगैरह नहीं सीखी है,
सुर नहीं सीखे तो हम लोग भूल जाएंगे। हम कविता, गणितीय तालिका याद रख रहे कुछ समय बाद हम लोग भूल जाएंगे। तो ये चीज़ें थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आती है? क्या ये चीज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर अभिवृत्ति का नियम यहाँ पर कहलाती है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये चीज़ हमारे लिए अभ्यास का नियम यहाँ पर कहलाती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम ये चीज़ यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हमें बोलना चाहता है। देखो एक डाउट था कि यहाँ पर स्क्रीन पर सही से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना अच्छे तरीके से हो सके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो, क्योंकि मेन तो यहाँ पर यही है कि यदि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मेन फोकस मेरा इसी पर रहता है कि मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्प्ले कर पाऊँ। फिर भी यदि कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे एक बार पर्सनली बता दें ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। चलो क्वेश्चन पर यदि हम लोग मूव करें, शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य क्या होता है? शैक्षिक मार्गदर्शन क्या कहलाता है? द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, क्या ये शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य है? महान शिक्षकों के दर्शन को समझना, मतलब उनने क्या क्या थ्योरी, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए उस चीज़ को समझना, क्या यहाँ पर व्यावसायिक जानकारी प्रदान करना, या फिर छात्रों के बीच में सामाजिक मेलजोल बढ़ाना, इसका शैक्षिक मार्गदर्शन का यहाँ पर एक उद्देश्य हो सकता है। मतलब हो सकता है शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश में पढ़ लो ताकि थोड़ी और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पर बिठानी है। तो आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ हर एक व्यक्ति को मिल जाए, ये शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य होता है। एजुकेशन किस तरीके से हमें गाइड करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का हर कोई व्यक्ति यहाँ पर लाभ उठा पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी शो करेगी शैक्षिक मार्गदर्शन को, एजुकेशनल गाइडेंस को। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं एजुकेशन में। आप सिर्फ ये नहीं कंसीडर कर सकते कि लाइक बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे दिया, अच्छे से मार्क्स उनके आ गए, रिजल्ट आ गया, बच्चे ने क्लास पास कर ली। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्ष्य, टारगेट यहाँ पर सेट किए जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है विद्यार्थियों के बीच में विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मतलब हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके बीच में यदि हम लोग, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर बच्चे होते हैं, ऐसा तो नहीं सभी बच्चे एक ही प्रकार के होंगे, सबका व्यवहार अलग अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी यहाँ पर अलग अलग होती है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आप उनको कैसे समझ सकते हो? क्या आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, आत्मनिरीक्षण कर सकते हो? क्या आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रयोग कर सकते हो उनके ऊपर? क्या आप उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, अवलोकन कर सकते हो, या आप उनके ऊपर केस स्टडी लगा सकते हो, उनकी आप केस स्टडी यहाँ पर कर सकते हो? तो आंसर यहाँ पर एक सीधी सी चीज़ दिख रही है कि ऑब्जर्वेशन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केस स्टडी किन बच्चों की जाती है। हर एक बच्चे की तो केस स्टडी होती नहीं, केस स्टडी पर्टिकुलर बच्चे की जाती है। पर्टिकुलर बच्चे में हम किसको लेते हैं? जो कोई एक विकृति, सामाजिक बुराई, सोशल एविल से पीड़ित होता है, सामाजिक बुराई से पीड़ित होता है, उन बच्चों की हम लोग यहाँ पर केस स्टडी लगाते हैं। केस स्टडी, बच्चा बार बार क्लास से बंक करके घर भाग रहा है, बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों को पीटता रहता है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो उन बच्चों की हमें यहाँ पर केस स्टडी अलग से जाकर उनका यहाँ पर अध्ययन करना होता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हर एक बच्चे की विविधता को हमको जानना है, तो हम लोग उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिफेला काउडल का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है ये सिफेला काउडल? सर से पैर की ओर जाना, पूर्ण से अंश की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, या फिर केंद्र से परिधि की ओर जाना। ठीक है, तो सिफेला काउडल जो है, इसको आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, शिरोन्मुख का सिद्धांत। विकास के हम सिद्धांत पढ़ते हैं जिसमें से हम लोग लिखते हैं शिरोन्मुख सिद्धांत, जो कि सर से पैर की ओर जाता है, उसको इंग्लिश में सिफेला काउडल बोला जाता है। तो सिफेला काउडल का मतलब होता है विकास हमेशा सर से पैरों की ओर होता है। एक ऑक्सोमर डिजिटल भी होता है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। ऑक्सोमर डिजिटल का मतलब होता है कि विकास जो हमेशा केंद्र से परिधि की तरफ मूव करता है। ठीक है, दो चीजें आप इसके अंदर याद रख सकते हैं, सिफेला काउडल सर से पैर की ओर जाना, ऑक्सोमर डिजिटल केंद्र से परिधि की ओर जाना। ठीक है,
और ये तो बेसिक से नाम है, पूर्ण से अंश की ओर जाना, अंश से पूर्ण की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जैसे अभी हम लोग पढ़कर आए थे निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से सेट किए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चन जो हमारे विकास के सिद्धांत के यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो कभी हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट में पेपर का थोड़ा लेवल हार्ड आ जाए, किसी में बहुत ईजी आ जाए, तो हर एक पैटर्न के लिए हम लोगों को यहाँ पर रेडी रहना है। चलो अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है कि किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है। तो संस्कृति युक्त सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। अगेन अच्छा सा क्वेश्चन ये आपके सामने रखा गया है। मतलब कि बच्चा जो है संस्कृति युक्त वातावरण में बड़ा होता है। एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकती हूँ यहाँ पर कि बच्चा जो है संस्कृति युक्त वातावरण में बड़ा होता है, अहम केंद्रिता की उसके अंदर भावना होती है। इस तरीके के कुछ शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? फ्रॉम के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा या फिर कोहेलबर्ग के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सारी चीजें तो वाइगोत्स्की ने बताई है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। देखो फ्रायड तो अपन को पता है कि फ्रायड ने किस प्रकार की थ्योरी दी है। उन्होंने लिबिडो शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने यहाँ पर सेक्सिज्म शब्द का प्रयोग किया, तो उनकी थ्योरी इनसे थोड़ा अलग जाती है। ठीक है, उन्होंने इदम, ईगो, सुपर ईगो वाली चीज़ें बताई है। तो ये थ्योरी संस्कृति से युक्त नहीं है, संस्कृति के बारे में बात नहीं करती है। कोहेलबर्ग की थ्योरी तो अभी अपन नैतिकता से समझते हुए आए हैं। ठीक है, तो बचे हुए वाइगोत्स्की, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित है। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन पर यदि हम लोग मूव करें, तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलना चाहता है, एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, न कि कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क वहां पर प्रवेश करता है। तो ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? अपना होमवर्क भी शायद इसी तरीके का कुछ था, उसको भी अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे। एक बच्चा जब टीचर आएगा तभी खड़ा होगा, बाकी दूसरा कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी छात्र कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो बच्चा खड़ा क्यों होगा? तो ये सिद्धांत किस पर आधारित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर लगेगा? तो उद्दीपक विभेदीकरण लग सकता है, उद्दीपक सामान्यीकरण लग सकता है, उद्दीपक अनुक्रिया लग सकता है, उद्दीपक प्रेक्षण यहाँ पर लग सकता है। तो ये चीज हमारे लिए क्या कहलाएगी? उद्दीपक विभेदीकरण। डिस्क्रिमिनेशन करना, बच्चे को ये चीज समझ में आ गई है कि मेरे टीचर कौन से हैं, मेरे साथ के सहपाठी कौन से हैं। टीचर आया तो बच्चा खड़ा हो गया, अब उसका सहपाठी हो सकता है वॉशरूम जाके आया हो, तो क्या उसके आने पर भी बच्चा खड़ा हो जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि बच्चे के मन में इस चीज का स्कीमा बैठ चुका है कि टीचर आने पर मुझे एक सम्मान, उनको सम्मान देने के लिए खड़े होना है। सहपाठी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो तो मेरे लेवल के। ठीक है, तो ये एक विभेदीकरण करना, स्मृति विभेदीकरण भी हमने एक बार समझा है। स्मृति विभेदीकरण में क्या होता है, हम चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना सीख जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए उद्दीपक विभेदीकरण यानी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जब आप चीज़ों में डिफरेंस करना सीख जाते हो, आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हो कि किस चीज़ पर आपका स्कीमा किस तरीके से निर्मित होगा, आपका व्यवहार किस तरीके से निर्मित होगा, ये चीज़ आपके लिए उद्दीपक विभेदीकरण का काम करती है। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित है? बुद्धि परीक्षण टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात करी है, जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित है। क्या इसको हम लोग संस्कृति अग्रिम परीक्षण बोलते हैं? क्या इसको हम लोग संस्कृति पक्षपाती परीक्षण बोलते हैं? क्या इसको हम लोग संस्कृति मुक्त परीक्षण बोलते हैं, या फिर संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण यहाँ पर बोला जाता है? मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संस्कृतियों के बिल्कुल सामान्य अनुभव, मतलब उसमें कोई भी विशिष्ट चीज़ आप लोग यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे, सब लोगों का समान व्यवहार है अपनी अपनी संस्कृतियों को लेकर, तो निष्पक्ष व्यवहार है। ठीक है, सामान्य अनुभव है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं है, तो ये चीज़ हमारे लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण कहलाती है। कल्चरल फेयर टेस्ट ये चीज़ यहाँ पर आपको कहलाएगी। मुक्त फ्री हो जाना, तो फ्री होने की बात नहीं है। बायस तो भेदभाव होता है, तो बायस तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे कि बच्चा जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि सामान्य अनुभव है, मतलब निष्पक्ष अनुभव है। ठीक है, तो ये एक हमारा बुद्धि परीक्षण होता है, मतलब उसका एक टाइप होता है। चलो आगे क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? मतलब कि सामान्य जानकारी हम लोग चाहते हैं
ठीक है, एक व्यक्ति की, तो आप उसका आईक्यू टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप उसका बुद्धि परीक्षण यहाँ पर कैसे कर सकते हो, पूज के माध्यम से कर सकते हो, सूचना लेकर कर सकते हो, उसकी समरूपता देखकर कर सकते हो, या फिर प्रोवर्ब कहावतों के माध्यम से कर सकते हो। तो हमें किसी की सामान्य जानकारी, लाइक हमारे सामने एक व्यक्ति बैठा है, मतलब आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं बस आपसे नॉर्मल बातचीत करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ, जस्ट कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको चैनल के बारे में कैसे पता चला, आपको हमारा पढ़ाना कैसे लगता है, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ, तो ये एक सूचना कहलाती है। ठीक है, एक बुद्धि परीक्षण जिसमें सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन, सूचना लेकर, सूचना देकर हम लोग कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल में उसका पूरा पास्ट जानने, किसी भी व्यक्ति का पास्ट जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ अपनी और उनकी विशेषताएं कॉमन बताना, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोई कहावतें या मुहावरे, नॉर्मल बातचीत में हम लोग मुहावरे और कहावतों का प्रयोग कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूचना के माध्यम से। नॉर्मल एक ब्रीफ आइडिया आप ले सकते हैं, छोटी सी सूचना आप उनसे ग्रहण कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है, सबसे रियलिस्टिक जो होती है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमसे बोलना चाहता है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम करने में असमर्थता से, मतलब आपको मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन यहाँ पर बतानी है। अगला आपसे बोल रहा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ है लोगों और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना, मतलब मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, मैं आसपास के लोगों की चीज़ों को नहीं पहचान रही हूँ, मतलब मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी है मानसिक स्वास्थ्य समस्या हमारे जवाब देने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। तो देखो सबसे वास्तविक जो रियलिस्टिक होती है, मतलब आपको एक तरीके से ऑफिशियल डेफिनेशन यहाँ पर बतानी है, एक सही परिभाषा जिसको आप यदि कॉपी में लिख कर आओगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो क्या आप ये लिख कर आओगे, क्या पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। एक ऑफिशियल डेफिनेशन जिसमें आप हर तरीके की बात कम शब्दों में बता देते हो, तो यहाँ पर हो रही है आप कैसे सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या महसूस करते हो और आप किस तरीके से व्यवहार करते हो। ये अगर आप इसमें समस्याएं आपके उत्पन्न हो रही है, आपके सोचने में समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया। आपके महसूस करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, मतलब आप चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो, किसी भी खुशी हो रही है तो आपको अंदर से बहुत दुख हो रहा है, बाहर तो आपके बहुत, घर में बहुत खुशी है लेकिन आप अंदर से बहुत बुरा फील कर रहे हो, आपका व्यवहार नॉर्मल नहीं लग रहा है, मतलब आप हर टाइम उदास रहते हो, मतलब कहीं ना कहीं हमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दी गई है मानसिक स्वास्थ्य की। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार के बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना रहती है। देखो ये वो ही सिद्धांत है कि जब हम खेलते हैं, जब अब एक व्यक्ति मूर्तिकार है, जब एक व्यक्ति इंजीनियर है, तो अपने बुद्धि के किस चरण का, बुद्धि की किस लेवल का, किस स्टेज का प्रयोग वो यहाँ पर करता है। तो क्या ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाता है, क्या ये स्वाभाविक बुद्धिमत्ता कहलाती है, न्यूट्रलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाता है, क्या ये म्यूजिकल है, क्या ये लिंग्विस्टिक है, भाषा संबंधी है, संगीत संबंधी है, स्वाभाविक है, या फिर ये शारीरिक गति संवेदी है। तो आई थिंक इसका आंसर देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्रिकेट में खेलता है, मतलब वो फिजिकली कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से, नॉर्मल व्यक्तियों से काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता यहाँ पर कहलाएगी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। स्वाभाविक जो नॉर्मल होती है, संगीत संबंधी जैसे कि एक म्यूजिशियन हो गया, ठीक है, और भाषा संबंधी जो एक कवि हो गया, पोइट हो गया, कहानीकार हो गया, उपन्यासकार हो गया, उनमें ये वाली होती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन भी होता है। जैसे कि रचनात्मक आकलन तो हमने सुना है, एक अन्य प्रकार का आकलन होता है जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करता है। देखो हिंट इसने इतनी सही दे रखी है अपन को कि इनसाइट, मतलब यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में यदि थोड़ा डाउट आता है ना तो एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन के अलावा अनादर टाइप ऑफ असेसमेंट दैट प्रोवाइड इनसाइट अबाउट द सफिशिएंसी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज, मतलब कि अंदर की चीज़ों के बारे में बताता है। अंदर इन द सेंस फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं,
बच्चों की एक्टिविटी जो होती है रादर देन हमारी जो स्कूल की एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग परीक्षा वगैरह करवाते हैं, उसके अलावा जो छोटी मोटी एक्टिविटी होती है वो सारी हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाती है। समेटिव असेसमेंट में हमारी सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, टाइम टू टाइम टेस्ट कंडक्ट करवाना, फिर उनके मार्क्स एग्ज़ाम में जोड़ना, वो वाली एक्टिविटी होती है। तो फिर एक और असेसमेंट कौन सा हो सकता है? क्या वो डायग्नोसिस हो सकता है? क्या वो अंतरिम असेसमेंट हो सकता है? क्या वो समेटिव असेसमेंट हो सकता है? क्या वो एंट्रेंस असेसमेंट हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इस चीज़ को बोला जाता है अंतरिम असेसमेंट, यानी कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर इंसाइटफुल एक तरीके से इंसाइटली, मतलब बच्चों का आंतरिक रूप से यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं। क्या उनको रियल में कोई परेशानी है, क्या वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए इंतरिम या फिर अंतरिम आकलन यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है? निदानात्मक आकलन भी होता है। निदानात्मक में हम बच्चों के अंदर होने वाली कमजोरियों का पता लगाते हैं। अच्छा बताओ, कमजोरियों का पता लगाने के बाद क्या किया जाता है? ये चलो आपका होमवर्क है। जब बच्चों का हमने डायग्नोसिस कर लिया, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे बोलता है कि आप पहले डायग्नोसिस करवा के आओ, मतलब फुल बॉडी चेक करवा के आओ, किस प्रकार की बीमारी आपको हो रही है, किस प्रकार से आपको एलर्जी हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर तो जस्ट बोल देता है डायग्नोसिस करवा के आओ, फिर हम लोग एक लैब पर जाते हैं जहाँ पर पूरा डायग्नोसिस हमारा किया जाता है। तो हम लोग कमजोरियों का पता लगाते हैं कि आखिर हमारे अंदर वीकनेस क्या है। ठीक है, तो बच्चों का डायग्नोसिस करने के बाद उनका किस तरीके से क्या किया जाता है, इसके आगे डायग्नोसिस करने के बाद की प्रोसीजर क्या होती है, वो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। उसको कल हम लोग एग्जैक्ट 6 PM पर मिलेंगे और इस आंसर को हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अंतरिम आकलन यहाँ पर आंसर होगा, मतलब अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, मतलब वो सारी इंसाइटफुल स्टोरीज कैसे पता चलेगी, अंतरिम आकलन के माध्यम से यहाँ पर हमें पता चल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको क्या बताता है? इस पेपर में तीसरा विकास का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। शिक्षार्थी ने अभी तक क्या विकसित नहीं किया है? शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं? शिक्षार्थी समीपस्थ क्या करने में सक्षम है, मतलब वो बच्चे क्या कर सकते हैं, उनकी एक कैपेसिटी है, या फिर शिक्षार्थी जो है दूरस्थ क्या करने में सक्षम है, मतलब कि डिस्टेंटली बच्चे क्या यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत हमें क्या बताता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत ये बताता है कि शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। यदि बच्चों को कोई हेल्प मिलती है तो वो क्या काम कंप्लीट कर पाएंगे, और यदि बच्चों को कोई हेल्प नहीं मिली तो वो इस कार्य को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, इसे बोला जाता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करें। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षा शास्त्र किस चीज का अध्ययन है? क्या ये एक प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है? क्या ये शिक्षण विधि का अध्ययन है? क्या ये छात्रों को गाइड करना है, या फिर एक प्रकार की शिक्षा का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं? तो शिक्षण शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं? शिक्षण शास्त्र में हम लोग ये चाहते हैं कि हमें, मतलब आपने खुद ने एनालिसिस किया होगा बाल विकास में आपके टॉपिक क्या हैं, फिर आप शिक्षण शास्त्र में आते हैं तो आपके टॉपिक सारे चेंज हो जाते हैं। तो शिक्षण शास्त्र में आपको पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं कि आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों की स्मृति में कितनी चीज़ें स्टोर हो सकती है, कितने समय तक क्या चीज़ें आ सकती है। तो ये सारे ही टॉपिक हमें टीचिंग मैगजीन, टीचिंग मेथड्स जो होती है उनके बारे में बताते हैं कि आखिरकार आपको पढ़ाने के तरीके कितने आते हैं और कितने ही आपको सीखना बाकी है। तो शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों का अध्ययन है जहाँ पर आप सभी तरीके की शिक्षण विधियाँ सीख जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है। हैरी एक बच्चा है, उसको पहेलियों को सुलझाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना बहुत ही आनंददायक और बहुत ही रोमांचक लगता है। यह उसकी किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? मतलब रीज़न दिया है, बच्चों को पहेली सुलझाना क्यों पसंद आता है? क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर होता है। तो क्या एक प्रकार की इंट्रेंसिक भावना, अंतर्भूत भावना है, एक्सट्रेंसिक है, बाय है, फियर बेस्ड है, भय आधारित है, मतलब किसी ने उसको प्रेशराइज करा है कि तुम पहेलियाँ सुलझाओ, या फिर ये पावर बेस्ड है जिसमें उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार की इंट्रेंसिक भावना। इंट्रेंसिक भावना क्यों है? इंट्रेंसिक मतलब उसके अंदर से उसको जॉय मिलता है, उसको अंदर से हैप्पीनेस मिलती है, उसको अंदर से खुशी मिलती है। ठीक है,
जैसे कि आपको किस काम में खुशी मिलती है, आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे वीडियो क्लास बनाने में, जिस भी टाइम में वीडियो बनाने बैठती हूँ उसके बाद का मेरा 1-2 घंटे का मूड काफ़ी अच्छा रहता है और 1-2 घंटे काफ़ी मुझे अच्छा फील होता है कि यार अब मैं क्लास यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो ऐसे सबको किसी न किसी कार्य को करने में हैप्पीनेस मिलती होगी। आपको किस कार्य में मिलती है आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ताकि क्या होगा, हम लोग पर्सनली एक दूसरे से इंटरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब एक फैमिली बन चुके हैं। क्योंकि हम लोग डेली 2 घंटे यहाँ पर मिलते हैं। एक बार हम लोग सुबह 6 बजे मिलते हैं, फिर हम लोग शाम को अगेन 6 बजे मिलते हैं। तो एक पर्सनल इंटरेक्शन यहाँ पर अपना हो सकता है यदि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझें। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको दिन में किस कार्य को करने से सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यह किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है, उसको पहेली बनाना, उसको सुलझाना बहुत ही रोमांचक लगता है। तो ये उसकी अंतर्भूत इंट्रिंसिक भावना को शो करता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है। मतलब कि एक मध्यस्थता होना चाहिए बीच में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कि इस चीज़ को किसने बताया है, क्या इस चीज़ को पियाजे ने बताया, एरिक्सन ने बताया, फ्रायड ने बताया या फिर वाइगोत्स्की ने बताया है। तो आपने देखा होगा कि अहम केंद्रिता की भावना हमने किस में देखा था, जहाँ पर हम लोगों को क्या होता है, हम लोग खुद को सेल्फ गाइड करते हैं। सेल्फ गाइड कैसे करते हैं, मेरी स्कूटी की कहाँ रखी होगी यार, शायद मैंने पास वाले रूम में रख दी होगी। मैं खुद को गाइडेंस दे रही हूँ, मैं खुद के लिए एक मीडिएटर का काम कर रही हूँ। जब मुझे कोई परेशानी आ रही है तो मेरा बोलना ही खुद को क्या कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है। तो ये थ्योरी किसने बताई थी, ये थ्योरी बताई थी वाइगोत्स्की ने। एक मीडिएटर, किसी की मध्यस्थता, किसी का साथ होना यहाँ पर आवश्यक है। तो मैंने मीडिएटर के रूप में खुद का ही प्रयोग कर लिया, क्योंकि मैं खुद को ही यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है, मैं अपने माइंड को गाइड कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपकी मध्यस्थता कहलाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ किसके द्वारा बताई गई है, ये चीज़ वाइगोत्स्की के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। इस पेपर में आपके 2 क्वेश्चन आपके वाइगोत्स्की से पूछे हुए हैं। मतलब हर एक टॉपिक को आपको प्रिपेयर यहाँ पर करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा है। मतलब तरल और ठोस बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस में भी क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो ये कैटल के द्वारा की गई है, गार्डनर के द्वारा की गई, स्टर्नबर्ग या फिर गिलफोर्ड के द्वारा की गई है। तो ये हमारा कैटल के द्वारा बताई हुई है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हमने सेशन में पढ़ा हुआ है। गिलफोर्ड में अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है, ये वाली स्टर्नबर्ग का भी बुद्धि सिद्धांत ऐसा ही है। तो कैटल ने बताया कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है। तो तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार जो है कैटल के द्वारा यहाँ पर शो किए गए, ठीक है। क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ये वाली चीज़ देखकर कंफ्यूजन हो रहा हो कि तरल और ठोस बुद्धिमत्ता क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग इसी नाम से पढ़ते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कैटल के द्वारा डिफाइन की गई हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है। किशोरावस्था क्या है, काम करना, बढ़ना, खेलना या फिर अध्ययन करना। तो किशोरावस्था एक प्रकार से हम लोग किशोरावस्था में क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से एडोलसेंस स्टेज होती है। हमने स्टेज क्यों बताई है, स्टेज ये बताई कि शैशव अवस्था जो है इसमें बच्चा कैसे ग्रो करेगा इन्फेंसी में, फिर चाइल्डहुड बाल्यावस्था आ गई, बच्चा कैसे ग्रो करेगा, किशोरावस्था में बच्चे की ग्रोथ कैसी होती है, कैसे वो एक्टिविटी करता है। तो ये एक प्रकार की ग्रोइंग स्टेज होती है। हाँ, बच्चा कैसे वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो ये किशोरावस्था एक प्रकार की बढ़ने वाली स्टेज है, ठीक है। मतलब स्टेज की यहाँ पर बात करिए, पर्टिकुलर आपको किशोरावस्था नहीं पूछा है कि किशोरावस्था का मीनिंग क्या होता है, किशोरावस्था क्या आपको शो कर रहा है। तो ये ग्रोइंग स्टेज आपको यहाँ पर शो कर रहा है। चलो इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, अपन डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, संगोष्ठी सिंपोजियम एक प्रकार की व्यवस्था होती है, प्रदर्शन विधि होती है, एक प्रकार की व्याख्यान विधि होती है, एक प्रकार की विचार विमर्श विधि होती है, या फिर एक प्रकार की ये खोज विधि यहाँ पर कहलाती है। तो संगोष्ठी, हम लोग संगोष्ठी क्यों करते हैं, हम लोग सिंपोजियम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर पाएँ, विचार विमर्श कर पाए। एक बेसिक सा नाम है कि हम लोग संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पर लोग बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, वो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये एक प्रकार की डिस्कशन मेथड होती है, एक प्रकार की विचार विमर्श विधि ये चीज़ कहलाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार की विचार विमर्श विधि इसको यहाँ पर कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोड़े, अगेन इस पेपर में तीसरा क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइगोत्स्की पूरे छा गए हैं इस पेपर में। एक तो वाइगोत्स्की और एक विकास का सिद्धांत।
क्वेश्चन में क्या बोला है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर किसके ऊपर दिया जाता है, मेजर एम्फेसिस किसके ऊपर डाला जाता है, शिक्षा के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, बुद्धिलब्धि के ऊपर या फिर सोशल फैक्टर के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियों को बताया जाता है कि व्यक्ति जो है सामाजिक परिस्थिति में कैसे खुद का निर्माण यहाँ पर करता है। तो सोशल फैक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर दिया गया है सोशल फैक्टर्स के ऊपर। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करना है। जब हम लोग वैज्ञानिक जांच करते हैं तो बच्चों को किस प्रकार के अवसर यहाँ पर मिलते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने में, केवल संज्ञानात्मक, केवल अवधारणाओं का उपयोग करना, केवल समस्याओं को हल करना, या फिर सारे ही कौशल बच्चे के यहाँ पर विकसित हो जाएंगे। तो जब बच्चा साइंटिफिकली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के अंदर एक कला होती है कि कोई भी टॉय उनके सामने लिया जाता है, उनको दिलाया जाता है, तो वो 2 दिन में उसको तोड़ कर रख देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही कर रहे हैं, उनको उस चीज़ को जानने की इच्छा होती है कि ये अगर कार चल रही है तो कैसे चल रही है, तो उसके अंदर के सारे फीचर्स देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है, इस डॉल के अंदर लाइट चल रही है तो ये लाइट कैसे चल रही है, इसलिए वो उसको पूरा तोड़ कर देखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे क्या करें साइंटिफिकली, छोटे बच्चे तो इस तरीके से साइंटिफिकली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, बड़े बच्चे लैब वगैरह में करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका कॉग्निशन बढ़ता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। उसके बाद उसमें क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ट होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट वो यहाँ से निकाल कर लाते हैं। ठीक है, केवल समस्याओं को हल करने, समस्या का समाधान करने का कौशल भी उनके अंदर आ जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन आप यहाँ पर सही दिखा रहे हो। तो आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्ग्राफिया जो है, इसमें बच्चा जब पीड़ित होता है तो बच्चे को किस चीज़ में समस्या यहाँ पर आ सकती है, भाषा में कठिनाई, धीमी गति से अपन बोल सकते हैं धीमी गणितीय गणना उसकी यहाँ पर हो सकती है, या फिर अपन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको लिखा हुआ है रीडिंग डिफिकल्टीज, पढ़ने में समस्या आती है। ऑप्शन डी बोल रहा है लिखने में यहाँ पर समस्या आती है। तो डिस्ग्राफिया अपन ने बहुत समझा था कि डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया ये होता है कि आप एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, और आपको ग्राफ में आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना है। देखो बहुत सारी बार क्या होता है कि बच्चे को स्केल दी जाती है कि आप सीधी लाइन ड्रॉ करो, तब भी बच्चा इसे टेढ़ी लाइन ड्रॉ करके आ जाता है। तो मतलब ग्राफ बनाने में बच्चों को लिखने में समस्या आती है। तो अपन इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया जो एक प्रकार की लिखने से संबंधित समस्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया आपकी कौन सी समस्या होगी, लिखने से संबंधित समस्या। डिस्कैलकुलिया क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन, गणितीय अवधारणाओं में आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन पर यदि हम लोग मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है कि प्रयोजना यानी कि परियोजना विधि के द्वारा अधिगम तकनीकी रूप से कहलाता है। जब हम किसी भी चीज़ को परियोजना या फिर उसको प्रयोजना प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से सीखते हैं तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, पर्याप्त अधिगम, क्या ये पर्याप्त है, एडिक्वेट है, क्या ये इफ़िशियंट है, काफ़ी प्रभावी है, क्या ये एक प्रकार का प्रासंगिक अधिगम कहलाता है, या फिर ये एक प्रकार का व्यवस्थित अधिगम कहलाता है। तो देखो हम लोग साइंटिफिकली किसी चीज़ को सीखते हैं या फिर हम लोग किसी चीज़ को परियोजना के माध्यम से सीखते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती है। आपको सारी टीचिंग मेथड्स जब सिखाई जाती है, जब आप टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ह्यूरिस्टिक मेथड आती है, परियोजना विधि आती है, वैज्ञानिक विधि आती है, बहुत सारी मेथड हम लोग पढ़ते हैं। हर एक मेथड में कुछ ना कुछ वहाँ पर डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर आपसे बात की गई प्रोजेक्ट मेथड की, परियोजना विधि की। तो इस परियोजना विधि को तकनीकी रूप से आप कैसे अधिगम कैसे करते हो, टेक्निकली आप किस चीज़ को कैसे सीखते हो, प्रासंगिक रूप से सीखते हो, मतलब आप इंसिडेंटल चीज़ें सीखते हो। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट में आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हो। बच्चों को कंसीडर कर लो, बच्चों को हम लोग प्रोजेक्ट बनाने को बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ भी करते हैं, बहुत सारा टूट फूट भी होता है, फिर से उस प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की मेथड को हम लोग एक प्रासंगिक अधिगम के रूप में यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो परियोजना विधि, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि बोल लो, इसके द्वारा अधिगम जो है एक प्रकार का प्रासंगिक अधिगम यहाँ पर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों में से संबंध में असत्य है, मतलब विकास का इस पेपर में आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 क्वेश्चन विकास के, 3 क्वेश्चन वाइगोत्स्की के और 2 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के यहाँ पर पूछ लिए गए। तो आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर आसानी से हो गए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं। तो अभी हमसे पूछा गया कि असत्य स्टेटमेंट आप निकाल कर बताइए। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है।
विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, विकास ऊंचे से नीचे, जो कि हमने देखा था सिफेला काउडल, ठीक है, सर से पैरों की ओर होता है, वो वाली चीज़ है। तो इसमें से गलत एक ही चीज़ दिख रही है कि विकास जो है विशिष्ट से सामान्यता की ओर बढ़ता है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ता है, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, न कि स्पेसिफिक टू जनरल होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप यहाँ पर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आमतौर पर बच्चे लिंग स्टीरियोटाइपिंग बनाते हैं। कल के भी सेशन में सेम हमारा लिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो चारों ही ऑप्शन आपके सामने है। कैसे बनाते हैं बच्चे? लिंग विशिष्ट गतिविधियों के कारण सामाजिकरण नहीं होने पर बच्चे लिंग स्टीरियोटाइपिंग बना लेते हैं। विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करके बच्चों के अंदर ये वाली भेदभाव वाली फीलिंग आ जाती है। दो लिंग के बच्चे एक लिंग निष्पक्ष दोस्ती बनाकर लिंग स्टीरियोटाइपिंग का निर्माण कर सकते हैं, या फिर दोनों लिंग के साथियों में कामुकता बनाकर बच्चे जो लिंग स्टीरियोटाइपिंग अपने आसपास बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिंग स्टीरियोटाइपिंग एक तरीके से वो भेदभाव वाली चीज़ें हो जाती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करके बच्चे यहाँ पर लिंग स्टीरियोटाइपिंग का एक किसी सोच, एक किसी भावना यहाँ पर बना लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लिंग स्टीरियोटाइपिंग का निर्माण बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 30 क्वेश्चन पूरे हमने कंप्लीट कर लिए और 2 होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, जिनको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे होमवर्क में पूछा गया था कि अध्यापक के आने पर विद्यार्थियों का चुप हो जाना आम बात है, लेकिन मॉनिटर के यह कहने पर भी कि अध्यापक आ गए बच्चे चुप हो जाते। तो ये एक प्रकार का आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। सभी ही बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 किया था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन में हम कोई एक इसी इररिलेवेंट सी चीज़ लेकर आते हैं, किसी अमानवीय सी चीज़ लेकर आते हैं जिसका प्रकृति कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के व्यवहार को या फिर किसी भी जीव के व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कि डॉग को वहाँ पर घंटी ने प्रभावित किया था पावलोव की थ्योरी में, वैसे ही यहाँ पर एक टीचर का जो डर है, एक प्रकार का टीचर का जो फियर होता है क्लास में आने का, उनको यहाँ पर बच्चों ने क्या कर दिया है? प्रभावित कर दिया। तो बच्चे क्या हो गए? मॉनिटर के सिर्फ इतना सा कहने पर कि टीचर आ गए बच्चे चुप हो गए। ये एक प्रकार का कंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। कब जनरेट हुआ? जब कंडीशनल स्टिमुलस हमारी आंखों के सामने हुआ है। कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स का जनरेट होना शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की इस परिस्थिति को यहाँ पर शो करता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया? इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन था आपके सामने कि एक छात्र को पाई, ये वो वाला पाई है जब मैथ्स में हम लोग 22/7 निकालते हैं, या फिर जब उसको 22 को 7 से भाग देते हैं तो 3.14 उसकी 3.14 वैल्यू आती है। तो टीचर बच्चों को अलग अलग तरीके से 22/7 पाई की वैल्यू निकालना सिखा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर लर्निंग? तो ये एक प्रकार की डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर हिंट के रूप में आपके सामने पेश किया गया है कि बच्चा जो है अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रणाली का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर रहा है। तो इसे हम लोग अपसारी चिंतन बोलेंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो, और इसका भी आंसर आप सभी लोगों ने सही किया है। अब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि हाँ, मैं बच्चों को होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ तो वो इतने भी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, और इतने भी ज़्यादा ईजी नहीं है कि सभी बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं। मतलब एक लेवल हम लोग लेकर चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब आप सभी आंसर करने लग जाएंगे, धीरे धीरे लेवल और हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, एक कहानी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी होगी। एक छोटे बच्चे की कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि किसी भी बच्चे की कैपेसिटी को आप कैसे मेज़र कर सकते हो। उसमें ये होता है कि एक छोटा बच्चा जो रहता है उसके घर में गाय वगैरह रहती है, गाय रहती, गोमाता रहती है। तो वो क्या करता है, उस गाय का जब बछड़ा होता है, गाय का जो बच्चा होता है वो बच्चा भी छोटा रहता है, और जो हमारा घर वाला बच्चा है वो भी बहुत छोटा रहता है। तो वो उसको उस गाय के बच्चे से इतना लगाव हो जाता है, वो उसको हर दिन उठाता है, हर दिन अपनी गोदी में उठाता है, थोड़ी देर उसको घुमाता है, फिर वापस लाके रख देता है। अगले दिन भी वो यही करता है। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बछड़ा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बहुत समय के बाद, मतलब हर दिन ये स्टेज करने के बाद, जब वो बच्चा धीरे धीरे गाय बनने लग जाता है और वो व्यक्ति जब धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, तब भी उसके सामने उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो गाय को अपने हाथों में उठा सकता है।
तो इज़ दैट पॉसिबल कि कोई इंसान किसी गाय को कैसे कैरी कर सकता है, कैसे उठा सकता है, कैसे तोक सकता है, लेकिन वो कर सकता था क्योंकि उसकी क्या हुई थी, डेली प्रैक्टिस हुई थी, डेली हैबिट बन गई थी। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डेली करने से हमारी ऐसी हैबिट बन जाएगी कि जब हमारी एग्ज़ाम होगी तो हम बहुत आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग होमवर्क क्वेश्चन भी डेली कर रहे हैं, हम लोग पेपर भी डेली लगा रहे हैं, ताकि उसी इंसान की तरह, उस बच्चे की तरह जिसकी अभी हमने कहानी सुनी, उसकी तरह हम लोग इंटरनली अंतरिम रूप से स्ट्रांग बन पाए। ओके, आई होप कि मेरा जो ये समझाने का तरीका था, इस स्टोरी के माध्यम से आप उस तरीके को पकड़ पाए होंगे कि हम लोग क्यों डेली यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों हम लोग इतने लेवल वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो अपने स्टेटस वगैरह पे, अपने फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों से यहाँ पर जुड़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।